हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सोशल ई पाठशाला में। तो दोस्तों, आज हम आ पहुंचे हैं अंतिम अध्याय की ओर, जो कि कक्षा 7 के अंतर्गत 10वां अध्याय है, जिसका नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो इस कक्षा 7 में हमने मध्यकालीन भारत को पढ़ा, जहां आज हम अंतिम अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे और 18वीं शताब्दी तक हम इस सीरीज में पहुंच चुके हैं। 18वीं शताब्दी के अंतर्गत कौन से नए राजनीतिक गठन गठित हुए, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, इस चैप्टर में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस अध्याय को। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीपों में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। आप यह भी देखें कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। तो चलिए मानचित्र की ओर बढ़ते हैं और दोनों मानचित्रों को कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, तो मुगल सत्ता जो 18वीं शताब्दी में नए राज्यों का जो गठन दिखा रखा है वो इस प्रकार है। देखिए, मुगल साम्राज्य की जो बाहरी सीमा थी वो इस तरीके से यहाँ पर दर्शाई गई है। ठीक है, ये देखिएगा, ये वाली इस तरीके से दर्शाई गई है। ठीक है, जो बाहरी सीमा थी, आंतरिक सीमा तो थी। ठीक है, अब आंतरिक सीमा के अंतर्गत किन किन का राज्य स्थापित हो गया। सिक्कों का, जाटों का, ठीक है, मालवा, मराठों का। ठीक है, तो ये सभी के सब क्या हो गए थे, बंगाल में, ठीक है, अवध में हुआ, गुजरात के अंतर्गत हुआ। तो ये सभी के सब मुगल साम्राज्य के क्या हो गए, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत अपने अपने राज्य इन लोगों ने क्या कर दिए थे, स्थापित कर दिए थे। ठीक है, वहीं अगर हम देखें दूसरे मानचित्र को, तो दूसरे मानचित्र में क्या दिया गया है, दूसरे मानचित्र में यह है, यहाँ पर जो है पूर्वी भारत की ओर, ठीक है, पूर्वी भारत की ओर जो आपको ऑरेंज कलर में यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इतना क्षेत्र जो था ये किसने अपने अधीन कर लिया था, वो ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत आ गया था। ठीक है, 18वीं शताब्दी के अंतर्गत। तो इससे क्या हुआ, मुगल साम्राज्य की जो पकड़ थी, जो मजबूती थी, वो क्या होने लगी, अब कमजोर पड़ने लगी थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों मानचित्रों का कंपेयर कर लिया है। आगे देखते हैं और पढ़ते हैं। ये मानचित्र हमें यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई। जैसे कि हमने देखा ना, हर जगह अलग अलग लोग क्या हुए, स्थापित होने लगे और अपना वंश स्थापित करने लगे। ठीक, इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही जो था मुगल साम्राज्य क्या हो जाता है, बहुत ढह जैसा जाता है। ठीक है, कमजोर पड़ जाता है। तो कहां से कहां तक, 1707 से जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी से 1761 जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई के दौरान उपमहाद्वीपों में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। अब 1761 तक का ही पढ़ेंगे, क्योंकि 1761 में जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी तो उसी के बाद जो ब्रिटिश सत्ता थी वो उसने पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। अपना नियंत्रण जो था वो अच्छी पकड़ उन्होंने बना ली थी 1761 के बाद ही। ठीक है, तो इसलिए हम यहां पर इन सभी बातों को देखेंगे। आगे देखते हैं, मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। अध्याय 4 में हमने देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवान एवं फौजदारी, ठीक है, राजस्व और सैन्य प्रशासन क्या था, राजस्व जो था वो दीवानी के अंतर्गत आता था, सैन्य प्रशासन फौजदारी के अंतर्गत आता था। दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में
हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश थी। अतीत में भी विद्रोह समूह ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूह ने क्षेत्रों के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदार, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक ना सके। ठीक है, तो इस प्रकार हुआ क्या कि जो अभिजात वर्ग था, जो कि राजस्व और सैन्य प्रशासन को नियंत्रण करने का काम भी करता था, जो कार्यालय देखता था एक तरीके से मुगलों का, है ना, तो उनकी क्या हुई, अपनी जो शक्ति थी वो क्या हुई, दिन प्रतिदिन बढ़ते चलेगी। और उसमें उन्होंने क्या करा, मुगल साम्राज्य जो था उसमें विशाल क्षेत्रों पर क्या कर लिया, विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां जो थी उसको क्या हो गई थी, मिल गई थी। और जैसे जैसे सूबेदार जो था, जो अभिजात वर्ग था, वो क्या हुआ, प्रांतों पर अपना नियंत्रण, जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ने लगी और नियंत्रण वो सुदृढ़ करने लगा ना, तो राजधानी में क्या हुआ, कर जो था, राजस्व जो था, वो भी क्या हुआ, कम पहुंचने लगा। तो इस वजह से जो आने वाले जितने भी औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे ना, तो वो क्या हुए, वो इस बदलाव को क्या हुआ, रोक नहीं पाए, है ना। तो इसी वजह से जगह जगह पर हमको क्या देखने के लिए मिल जाते हैं, परिवर्तन देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि बिल्कुल एकदम से हुए, है ना, 7वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य में। ठीक, चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब करा, तो 1739 में किया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। तो बात आएगी जब नादिर शाह के बारे में, तो नादिर शाह ने कब करा दिल्ली पर आक्रमण, तो वो करा 1739 में। और अफगान शासक जो अहमद शाह अब्दाली था, उसने कब शासक करा, उसने 1748 से लेकर 1761 के बीच में करा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अब नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नादिर शाह ने कब करा दिल्ली पर आक्रमण, 1739 में किया था। पढ़ते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन इस तरह से किया है। 60 लाख रुपये और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपये के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपये के गहने, जवाहरात और अन्य चीज़ें ले गया, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, जैसे तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन। एक अन्य वृतांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग अलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे। और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, वे अब बेघर हो गए। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। ठीक है, तो कौन था नादिर शाह? ये नादिर शाह का एक चित्र दिखा रखा है यहाँ पर, 1779 में बनाया गया एक चित्र था नादिर शाह का। तो नादिर शाह ने मुगलों के टाइम पे क्या करा, आक्रमण किया, जहाँ से वो तख्ते ताउस और करोड़ों की संपत्ति को लूटपाट करके ले गया था। और बिल्कुल हालत ही खराब हो गई थी उसके बाद तो किसकी, जो इस जगह पर रहते थे, जो मुगलों के टाइम पे, है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ दिखा रखी कि उनकी दशा किस तरीके की हो गई थी। आगे देखते हैं। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। जो अभिजातों की विभिन्न समूहों की क्या थी, पारस्परिक, मतलब उनकी भी अपनी पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता थी। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, प्रशासन जो था वो और कमजोर पड़ने लगा। ठीक है, जो साम्राज्य था, ये अभिजात 2 बड़े गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी। तुर्क मूल के, तुरानी जो थे क्या थे, तुर्क मूल के थे। ठीक है, काफ़ी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब 2 मुगल बादशाहों, फारूक शियर 1713 से लेकर 1719 और आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर 1759 की हत्या हो गई, और 2 अन्य बादशाहों, अहमद शाह 1748 से लेकर 1754 और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा ही कर दिया।
ठीक है। तो इतनी हालत क्या हो गई थी, गंभीर हो चुकी थी। ठीक, तो इसी वजह से अब क्या होने लगा, नए राज्यों का उदय होने लगा। इसी का जो वो होगा ना, मौका जो मिला वो दूसरे लोगों को भी मिल गया था। ठीक, तो देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। नए राज्यों का उदय। मुगल सम्राट की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदार और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परस्पर व्यायी समूहों में बांटा जा सकता है। पहला, अवध, बंगाल व हैदराबाद जैसे वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे। हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े। ठीक है, तो पहला कौन सा था, अवध, बंगाल और हैदराबाद के राज्य थे। ठीक, दूसरा क्या था, ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीर के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे। इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे, पढ़ा था ना राजस्थान, राजपूताना, इनके बारे में। तथा तीसरा क्या, तीसरी श्रेणी में मराठों, सिक्कों तथा जाटों के राज्य आते हैं। ये विभिन्न आकार के थे और इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन कर ली थी। तो परस्पर वही अगर देखा जाए तो 3 समूहों में क्या हो गया था, बढ़ गया था। पहला हमने अवध, बंगाल और हैदराबाद देखा, दूसरा जो राजपूत वर्ग थे उनको देखा, और तीसरा जो है वो क्या आते हैं उनमें, मराठा, सिख और जाट आते हैं। ठीक है, जिन्होंने बहुत संघर्ष के बाद मुगलों से क्या ली थी, स्वतंत्रता छीन करके ली थी। ठीक है, आगे देखते हैं पुराने मुगल प्रांत। उसके बाद हम इन सभी को अच्छे से, क्या जो हैदराबाद है और साथ ही साथ अवध है, बंगाल है, इनके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं पुराने मुगल प्रांत। पुराने मुगल प्रांतों में जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक शहादत खान अवध, मुर्शिद कुली खान बंगाल और आसफ जहाँ हैदराबाद ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास था। आसफ जहाँ और मुर्शिद कुली खान दोनों को 7-7 हजार जात का दर्जा मिला हुआ था, जबकि शहादत खान की जात का दर्जा 6000 था। ठीक है, यह आपको याद रखना है कि आसफ जहाँ और मुर्शिद कुली खान जो था उन दोनों को 7-7 हजार का जात का दर्जा मिला हुआ था, और साथ ही साथ जबकि शहादत खान की जात का दर्जा जो था वो कितना था, 6000 था। तो आगे देखते हैं और हैदराबाद के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले जात का मतलब क्या होता है कि जात से तात्पर्य यह है कि मनसबदार की वो स्थिति जो उसे प्रशासकीय पद श्रेणी में प्राप्त थी। ठीक है, जो भी ये व्यक्ति थे प्रशासकीय पद श्रेणी में क्या प्राप्त थी। तो जितने जितने ज़्यादा जैसे 7-7 हजार जो थे आसफ जहाँ और मुर्शिद कुली खान के जात थे, तो ये क्या थे, उस दर्जे पे बैठे हुए क्या थे, मनसब लोग थे। ठीक है, मनसबदार। ठीक है, एक तरीके से प्रशासकीय पद श्रेणी हुआ करती थी जात। ठीक है, जबकि शहादत खान क्या थे, 6000 जात का इनको दर्जा प्राप्त था। ठीक है, आगे देखते हैं हैदराबाद। निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ 1724 से लेकर 1748। तो आसफ जहाँ का पूरा नाम निजाम उल मुल्क, जो उपाधि ये लगाते थे। ठीक, जिनसे हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। तो हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की है, तो निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ ने। मुगल बादशाह फारूक शेर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया था। 1720 से 1722 के मध्य ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जहाँ के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई तथा उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। आसफ जहाँ अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था और वे दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। उसने मनसबदार नियुक्त किए और इन्हें जागीरें प्रदान की। हालांकि वह अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था, फिर भी वह काफ़ी आज़ादी से शासन चलाता था। ना तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता था और ना ही दिल्ली उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप करती थी। मुगल बादशाह तो केवल निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों की पुष्टि कर दिया करते थे। तो इतना दबदबा था किसका, हैदराबाद के निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ का। ठीक है, क्यों, मुगलों से कोई भी चीज़ों को नहीं पूछता था, पहले कर देता था, उसके बाद वो चीज़ों को बताया करता था। ठीक है, और जो मुगल बादशाह होते थे वो केवल उसके जो निर्णय होते थे उसकी बस पुष्टि करते थे, है ना। आगे देखते हैं हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठाओं
के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेनानायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। पूर्व दिशा में निजाम उल मुल्क आसफ जहां कोरोमंडल तट स्थित वस्त्रोत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था, पर उनकी इस महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई। तो ब्रिटिश हुकूमत क्या हो रही थी, हल्के हल्के क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, कहाँ, भारत में अपने पैर पसार रही थी। वहीं आसफ जहाँ भी चाहता था कि जो कोरोमंडल तट है जहाँ पर धन संपन्न क्षेत्र है और वस्त्रों का वहाँ पर क्या होता है, उत्पादन होता है ना, तो उस जगह पर वो महत्वाकांक्षा रखता था नियंत्रण रखने की, लेकिन ब्रिटिश शक्ति के कारण वो ऐसा कर नहीं पाया। ठीक है, आगे देखते हैं निजाम की फौज। हैदराबाद के निजाम के निजी सैनिकों का एक वर्णन। 1790 निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी है। उसके आसपास कई हजार घुड़सवार रहते हैं। इन अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों का सांकेतिक वेतन 100 रुपये से ज़्यादा है। तो सोचिए कितने थे, 400 हाथी थे उसके पास अपने आप में, और आसपास कई हजार घुड़सवार रहते थे। तो था ना अपने आप में एक अच्छा खासा जो मुगलों को भी हिलाकर रखता था अपनी शक्ति से। ठीक, इसलिए तो वो पूछता नहीं होगा, क्योंकि उसके पास सेना ही इतनी थी और प्रशासकीय रूप से या फिर आर्थिक रूप से वो क्या था, संपन्न था। ठीक, तो इस प्रकार हम बात हो गई है आसफ जहाँ की, और हैदराबाद की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अवध के बारे में। बुरहान उल मुल्क शहादत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी में से होकर गुजरता था। तो उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग कहाँ से होकर के गुजरता था, अवध से ही होकर के गुजरता था। और साथ ही साथ बुरहान उल मुल्क शहादत खान को 1722 में अवध का क्या बनाया गया था, सूबेदार नियुक्त किया गया था। ठीक है, केवल सूबेदार नियुक्त किया गया है 1722 में। अब देखिए आगे क्या होगा। बुरहान उल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया। कौन? बुरहान उल मुल्क शहादत खान। ठीक है, बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिश के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों, जागीरदारों की संख्या में क्या कर दी, अब कटौती कर दी। ठीक है, क्या कर दिया, अब यहाँ पर इसने जागीरदारों या फिर अधिकारियों पर क्या कर दी, कटौती कर दी। उसने जागीरों के आकार में भी कटौती की और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खाते व लेखों की जांच की गई और नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया गया। उसने अनेक राजपूत जमींदारों और रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमियों को अपने राज्य में मिला लिया। राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था। इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। दूसरी ओर इजारेदारों को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दे दी गई थी। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकार और महाजनों जैसे कई नए सामाजिक समूहों राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को प्रभावित करने लगे। पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो इस प्रकार हमने पढ़ा अवध के बारे में, बुरहान उल मुल्क शहादत खान को। ठीक है, आगे देखते हैं बंगाल। मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शिद कुली खान बंगाल के नायब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्त थे। यद्यपि मुर्शिद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना, उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली। हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नगद वसूल किया जाता था। परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों को महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें मजबूरन अपनी जमीन बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदार में काफ़ी बदलाव आया।
राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अलवर्दी खान के शासनकाल 1740 से 1756 में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई दिया। उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धिशाली हो गया। किसके शासनकाल में? मुर्शिद कुली खान के शासनकाल में। तो इस प्रकार जो मुगल प्रशासन का नियंत्रण था बंगाल पर, उसको कम कर दिया किसने? मुर्शिद कुली खान ने, और मुगल प्रभाव को भी वहाँ पर कम कर दिया और अपना जो प्रभाव था उसे स्थापित करने में वो सक्षम रहा, मतलब आगे रहा। ठीक है, मुगलों से। आगे देखते हैं, यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों पर विहंगम दृष्टि डालें तो हमें उनके कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलेंगी। प्रथम, यद्यपि बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, यह अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे जो उन्हें उत्तराधिकार में मिले थे। विशेषतः वे जागीरदार व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखा करते थे। दूसरा, उनके कर प्राप्त करने के तरीके मुगलों से भिन्न थे। कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर तीनों राज्यों हैदराबाद, अवध, बंगाल ने राजस्व वसूली के लिए इजारेदारों के साथ ठेके कर लिए। इजारेदारी की प्रथा जो मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी, 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई थी। तथापि देहात के उसके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा सामान्य लक्षण यह था कि उनमें राज्य और धनी महाजनों तथा वणिक जनों के बीच संबंध उभरने लगे। ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते थे, बदले में प्रतिभूति, जमानत या बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे और उनकी जोतों से अपने खुद के कारिंदों के जरिए कर वसूल किया करते थे। इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ्य साहूकारों और महाजनों की इस नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ गई थी। तो यहाँ पर फायदा किसका हो रहा था? जो साहूकार थे और महाजन थे, ठीक है, वो हर तरीके से क्या कर रहे थे? धन अर्जित कर रहे थे, और जिसके वजह से राजनीतिक व्यवस्था में इनकी साझेदारी क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। अब आगे देखते हैं, राजपूतों की वतन जागीर। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटी राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। कौन? किसने? जोधपुर के राजा जो थे अजीत सिंह। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदर शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। ठीक है, सवाई राजा जयसिंह को। सवाई राजा जयसिंह ने ही जयपुर में अपनी नई राजधानी की क्या करी? स्थापना करी, और 1722 में इन्हें आगरा की सूबेदारी दे दी गई थी। 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया। ठीक है, रजवाड़ों ने, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। अब यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है, उसको भी देख लेते हैं, छोटा सा है। कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराजत्व स्वीकार किया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। राणा के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर दृढ़ रहे थे। ठीक है, तो मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए क्या करा गया? मुगलों की तरफ से कई दूत भेजे गए, लेकिन उन्होंने अपने निर्णय को दृढ़ रखा और उनके द्वारा भेजे हुए जो भी पत्र होते होंगे उनमें वो अधिराजत्व को नकार देते होंगे कि भैया हमें आपके अंतर्गत नहीं रहना है, हमें अपना स्वतंत्र शासन करना है। ठीक है, तो ऐसा राणा प्रताप ने किया था। ठीक, आगे देखते हैं। कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनाए जो सत्ता के केंद्र बने। व्यापक किलेबंदी के साथ
इन भव्य संरचनाओं में नगर, महलें, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण संरचनाएं और अन्य इमारतें होती थी। चित्तौड़गढ़ किले में तालाब, कुंडी, कुएं, बावली जैसे कई जल निकाय थे। चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान, तो ये चित्तौड़गढ़ का किला है जो राजस्थान में है, ठीक है। और किलेबंदी इतनी अच्छी होती थी इनकी कि कोई भी जो विद्रोही होता था वो इतनी आसानी से आ नहीं सकता था राज्य के अंतर्गत, ठीक है। आगे देखते हैं जयपुर के राजा जयसिंह। 1732 में एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन है, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है छोटा सा वर्णन। राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना तथा भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट पर फैला हुआ था। किसका? राजा जयसिंह का, ठीक है। आगे देखते हैं अम्बेर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं, ठीक है। किसने करा था? सवाई राजा अम्बेर के जो शासक थे सवाई जयसिंह ने, ठीक है। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में वेधशालाओं का निर्माण किया था, ठीक है। आगे देखते हैं मेहरगढ़ किला जोधपुर, ये वाला मेहरगढ़ किला, तो पूछा जा सकता है मेहरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है, ठीक है। आज़ादी हासिल करना। अब सिख के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सिखों के बारे में। अध्याय 8 में हमने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए थे, जहाँ पर हमने खालसा पंथ के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। खालसा पंथ के बारे में जब वहाँ राजनीतिक समुदाय के रूप में क्या हो रहे थे? गठित हो रहे थे, ठीक है। इसने पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। बताया ना खालसा पंथ, और किसने स्थापना करी थी? गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में, ठीक है। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह के बाद खालसा पंथ को किसने संभाला या उसका उत्तराधिकारी कौन बना? वो बना बंदा बहादुर, ठीक। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिक्कों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। क्या कहलाती थी? दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरुमत्ता, गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। तो दल खालसा एक तरीके का क्या हो गया? संगठन बन गया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या करा? योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने अपने आप को जत्थों और मिसलों में क्या करा था? संगठित करा था। और इन्हीं जत्थों और मिसलों से क्या बन गई? एक दल खालसा सेना बन गई, एक तरीके का संगठन बन गया, ठीक है। आगे देखते हैं सिक्कों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, ठीक है। राखी एक प्रकार का कर था, ठीक है, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। तो राखी एक कर था जो किसानों की उपज का 20% था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है, राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे, इनमें से एक शासक महाराणा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। तो इस तरीके से सिखों ने जो अपनी राजनीतिक स्थिति थी वो लड़ाई कर करके क्या करी थी? हासिल करी थी, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं मराठा के बारे में। उससे पहले यहाँ पर राइट साइड में एक पॉइंट दिया हुआ है, उसे देख लेते हैं, ठीक है। 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व
में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ। अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्ग निर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे ने उन्हें मवाला पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्रायः गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। चौथ और सरदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। तो यहाँ इंपॉर्टेंट रखने वाली बात जो है वो क्या है, इनके जो कर थे वो क्या थे, चौथ और सरदेशमुखी नाम से थे। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने गुरिल्ला युद्ध कला को क्या करा था, अपनाया हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। ठीक है, शिवाजी लगातार ही इन्होंने ये कभी भी अधीन नहीं हुए, कभी भी मतलब अधीन होने के बारे में सोचा भी नहीं इन लोगों ने। ठीक, हालांकि कुछ इलाकों पे मुगलों ने नियंत्रण स्थापित किया हुआ था, लेकिन इन्होंने अंत तक हार नहीं मानी और ये लड़ते रहे अपनी आज़ादी के लिए। ठीक है, शिवाजी 1627-1680 ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक कुनबी मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारी के शासनकाल में पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। तो मराठा साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी, पुणे थी। और साथ ही साथ शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे वो चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार से थे, जिन्हें मराठा शासनकाल में पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में सेवाएं वो क्या करते थे, अपनी प्रदान करते थे। ठीक है, तो पेशवा का पद यहाँ से क्या हो गया, अब आगे बढ़ने लगा। ठीक है, पेशवाओं की देखरेख में मराठाओं ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर दिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसी मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। तो उसी जगह पर वो लोग किस युद्ध कला का इस्तेमाल करते थे, गोरिल्ला युद्ध कला का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथ और सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी क्या होता था, चौथ और सरदेशमुखी एक प्रकार का कर था। चौथ क्या था, जमींदारों द्वारा वसूल की जाने वाली भू राजस्व का 25% था। दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। ठीक है, दक्कन में इनको कौन वसूलते थे, मराठा। और सरदेशमुखी क्या था, दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा। तो सरदेशमुखी क्या था, 9 से भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा था, और वहीं भू राजस्व का 25% हिस्सा था चौथ। ठीक है, आगे देखते हैं। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। उसने सने सने और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई, और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभु सत्ता को स्वीकार करने के तरीकों के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई, कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन
मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियान ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकरों के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धिशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की धुरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया था। ठीक, तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि मराठा जो राज्य था वो एक तरीके का शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था, जिसने कई जगहों पर अपने क्षेत्र को बढ़ाया और अधिक संपन्न वो हुआ और अधिक विस्तार उसने लिया, और साथ ही साथ मुगल शासन की जो जड़ें थी उसको हिला करके इसने रख दिया था। ठीक है, और क्योंकि वो क्या करते थे, लगातार ही विरोध प्रदर्शन करते थे अपनी स्वतंत्र शक्ति को स्थापित करने के लिए, और ऐसा हुआ भी। ठीक है ना, कई क्षेत्रों में उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता क्या करी, स्थापित की थी। किसने? मराठाओं ने। तो इस प्रकार हमने मराठा के बारे में पढ़ा। आगे देखते हैं, एक यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है मराठाओं से रिलेटेड, इसको भी देख लेते हैं। बाजीराव प्रथम जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। वह एक महान मराठा सेनापति थे। उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है तथा वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है, कौन? बाजीराव प्रथम। ठीक, आगे देखते हैं। जाट। अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। तो क्या बने? आगरा शहर के ही क्या बन गए थे? अभिरक्षक बन गए थे। और दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण किसने स्थापित करा था? सबसे पहले चूड़ामन के ही नेतृत्व में। ठीक है, चूड़ामन के नेतृत्व में इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया था। ठीक है, राइट साइड में एक पॉइंट दे रखा है, इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची, जिन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्यों को आधुनिक राजस्थान में संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उसमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक था। ठीक है, तो सूरजमल के द्वारा जो किला बनवाया गया वो कौन था? भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ किला था। लोहागढ़ का किला किसने बनाया है? भरतपुर में। तो वो कौन थे? सूरजमल थे। ठीक है, जो जाटों से संबंधित रखते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए, 15,000 सैनिक सिक्कों से लिए और इन सबके बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। जहां भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दीग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई थी। आगे देखते हैं। तो आगे है अन्यत्र, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, 1789 से लेकर 1794। 18वीं शताब्दी में भारत की विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जनसाधारण को अपनी अपनी सरकारों के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ठीक है, कब? 18वीं शताब्दी में। ऐसी स्थिति पश्चिमी दुनिया में 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों तक बनी हुई थी। अमेरिकी 1776 से लेकर 1781 और फ्रांसीसी क्रांतियों ने इस स्थितियों को और साथ साथ अभिजात वर्ग के सामाजिक और राजनीतिक प्राधिकारों को चुनौती दी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्गों, किसानों और शिल्पकारों ने पादरीगण और अभिजात वर्गों के विशेषाधिकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका मानना था
कि समाज में किसी भी समूह के जन्मसिद्ध प्राधिकार नहीं होने चाहिए, बल्कि लोगों की सामाजिक स्थिति योग्यता पर निर्भर करनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों ने यह सुझाया कि सभी के लिए समान कानून और समान अवसर होने चाहिए। उनका यह भी कहना था कि सरकार की सत्ता लोगों से बननी चाहिए और जनता को सरकार के कार्यों में भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति जैसे आंदोलन ने धीरे धीरे प्रजाओं को नागरिकों में बदल डाला। नागरिकता, राष्ट्रीय राज्य एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के विचारों ने भारत में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से जड़ पकड़ी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई या फिर अमेरिकी क्रांति हुई, उससे क्या हुआ कि सभी लोगों को समान कानून और समान अवसर प्राप्त हो गए, और जिसके वजह से पादरीगण और अभिजात वर्गों के विशेषाधिकारियों के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी वो भी पूरी हो सकी। ठीक है, और उसी प्रकार से भारत में भी इस विचारों को अपनाया गया, और इसी के साथ साथ क्या हुआ, भारत में भी 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में नागरिकता, राष्ट्रीय राज्य और लोकतांत्रिक अधिकारों के विचार क्या हुए, उत्पन्न हुए, जिसकी वजह से भारत देश आज़ाद भी हो पाया, है ना। तो दोस्तों, आज का ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इस चैप्टर के साथ ही 7th क्लास की हिस्ट्री भी पूरी होती है। आई होप आप सभी इन वीडियो से नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। मैं बार बार कहता हूँ, NCERT बुक्स को पढ़ने के द्वारा ही विषय के प्रति रुचि बढ़ती है और कॉन्सेप्ट भी क्या होते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि क्या है, सारा की सारी चीज़ें क्या है, पूरी कहानी के रूप में दे रखी है। और आशा करता हूँ आज भी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना, और आपने नोट्स भी बनाए होंगे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर दिया करिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इतिहास में रुचि उत्पन्न कर सकें और अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए दिन में नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।